हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायक जीएस क्लासेस। आज की इस क्लास में हम गुप्त वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि उनके महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे। महत्वपूर्ण शासकों के क्रम में सबसे पहले नाम आता है श्रीगुप्त का। किसका? श्रीगुप्त। 285 ईस्वी में। ये मूल रूप से कुषाणों या मुरुंड के सामंत थे। ठीक है, बाद में इन्होंने गुप्त वंश की नींव रख ली। इनका शासन क्षेत्र मगध, साकेत, प्रयाग यहाँ तक सीमित था। पूना अभिलेख से पता चलता है कि इसने आदिराज की उपाधि धारण की हुई थी। किसकी? आदिराज की उपाधि धारण की हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, एक श्रीगुप्त। ठीक है, दूसरे नंबर का जो शासक है वो है आपका घटोत्कच गुप्त। ठीक है, घटोत्कच गुप्त के बारे में ये है कि पूना अभिलेख और आपका रिद्धिपुर अभिलेख, ये दोनों ही अभिलेख इसे वंश का प्रथम राजा बताते हैं। इस वंश का प्रथम राजा बताते हैं। एक और अभिलेख है सोपिया अभिलेख, स्कंदगुप्त का। सोपिया अभिलेख में इसे संस्थापक कहा गया है इस वंश का। ठीक, एक बिलसड़ अभिलेख मिलता है। बिलसड़ अभिलेख में क्या मिलता है? उसमें उल्लेखित है घटोत्कचस्य, ये उल्लेखित है उसमें। ठीक है, तो इसका एक महत्वपूर्ण, इसने शुरुआत क्या की थी? लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध का शुरुआत कर दिया था। वैवाहिक संबंध की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ों को हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं प्रथम के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखते हैं। तो 319 से लेकर 334 ईस्वी तक इसने शासन किया है। इसके शासन की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो है इसका राज्यारोहण वर्ष 319 में। इसी समय गुप्त संवत का स्टार्ट किया इसने। महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी इसको। ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया इसने और इसके नाम के सिक्के भी चलाए। ठीक है, तो ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी चंद्रगुप्त प्रथम की। अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण शासक, क्या नाम है उनका? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। समुद्रगुप्त 335 से लेके 380 ईस्वी तक। ठीक है, 335 से लेके 380 ईस्वी तक इसने शासन किया है। किसने? तो समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवित रहते इसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या? इसने धरणीबंध की उपाधि धारण की हुई थी। किसकी? धरणीबंध की, मतलब संपूर्ण पृथ्वी को बांधे रखने वाला। अत्यंत प्रतापी था। विंसेंट स्मिथ बोलते हैं इसको भारत का नेपोलियन बताते हैं। एक इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ, वो भारत का इसे नेपोलियन बताते हैं। ठीक है,
नेपोलियन इसको बताते हैं। पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, कश्मीर और गुजरात और सिंध, इनको छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में इसका शासन था। ये ऊपर जो मैंने जगह लिखा है, जगह का नाम लिखा है, उसको छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत में इसका शासन था, इसलिए धरणीबंध बोला जाता था इसको। ऐसी उपाधियाँ मिली हुई थी इसको। और महत्वपूर्ण बात क्या है इसके बारे में? और महत्वपूर्ण बात ये है कि हरिसेन बताते हैं, इनका एक इलाहाबाद स्तंभ लेख है, इलाहाबाद स्तंभ लेख है। इलाहाबाद स्तंभ लेख में जानकारी मिलती है इनके विजयों की, ठीक है, विजयों की जानकारी मिलती है जो 4 श्रेणी में, ठीक है, तो 4 श्रेणी में है। पहली श्रेणी कौन सी है? श्रेणी प्रथम, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। इस नीति के तहत उन्होंने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित कर दिया। किसको? दक्षिणापथ के 12 राजा पराजित कर दिया। अब क्या होता है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति का सीधा सा मतलब है कि सबसे पहले उस जगह पर कब्जा कर लीजिए, आप आक्रमण करके उनको पराजित कर दीजिए, अपने शासन के अधीन कर लीजिए, उनको सबको बंदी बना लीजिए, फिर मोक्ष के तहत उनको छोड़ दीजिए, मुक्त कर दीजिए, और अनुग्रह के तहत उनको उनका शासन वापस लौटा दीजिए, लेकिन वो आपकी आइडियोलॉजी, आपके विचारधारा के अनुसार शासन करेंगे, ठीक है, इस आधार पर वो उनको छोड़ते हैं। दूसरा श्रेणी क्या था? दूसरा श्रेणी था प्रस्बोद्धरण नीति। प्रस्बोद्धरण नीति, इस प्रस्बोद्धरण नीति के तहत आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित कर दिया और सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से उनको अपने शासन, अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। फिर तीसरा श्रेणी क्या है? तीसरा श्रेणी ये है कि आठवीं राज्य के शासकों को पराजित कर दिया। किसको? आठवीं राज्य के शासकों को, यहाँ के शासकों को पराजित किया और उनको दास बना लिया। कौन कौन सी जगह थे भाई? कार्तिपुर, कामरूप, नेपाल, समतट, ठीक है, ये जगह थी। ये सब 8वें राज्य थे। चौथा श्रेणी का विजय था, जैसे हमने 4 श्रेणी बताई, तो चौथा श्रेणी में शक, मुरुंड, कुषाण और सिंहल द्वीप के शासक, सिंहल माने श्रीलंका, सिंहल द्वीप के शासकों ने इसका शासन मान लिया, मतलब अपने आप को समर्पित कर दिया शासक की सेवा में, ठीक है। ये अब इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से शासन करेंगे। तो समुद्रगुप्त अत्यंत जो है ये साम्राज्यवादी नीति के तहत इन्होंने ये काम किया। साम्राज्यवादी थे, जैसा हमें दिखता है, बहुत बुद्धिमान थे, कुशाग्र बुद्धि वाले थे, अच्छे संगीतज्ञ भी थे, ठीक है, अच्छे संगीतज्ञ भी थे और वीणा वादन भी अच्छा करते थे ये। इन्होंने 6 मुद्राएं जारी की थी, 6 मुद्राएं जारी की थी इन्होंने, 6 मुद्राएं इन्होंने जारी की थी। कौन कौन सी? स्वर्ण मुद्रा ना, ये गुप्त वंश के शासक बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं जारी करते थे। गरुड़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत प्रसिद्ध है, शैली है ये एक, गरुड़ शैली। और फिर आपका परशु, ठीक है, धनुर्धर, ठीक है, व्याघ्रहंता, ठीक है, वीणावादक, अच्छे संगीतज्ञ थे, वीणावादक, और अश्वमेध यज्ञ। शासन काल में ना, गुप्तवंशियों के शासन काल में ब्राह्मण धर्म चरमोत्कर्ष पर था, तो ब्राह्मण धर्म का अभिन्न अंग है अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। तो ये मुद्राएं उन्होंने जारी की थी।
तो ये थे समुद्रगुप्त, इनको नोट डाउन कर लीजिए आप। आई थिंक हो गया। तो ठीक है, अब हम देखते हैं रामगुप्त के बारे में। किसके बारे में? रामगुप्त एक अयोग्य शासक थे। अयोग्य शासक थे। इनकी पत्नी थी ध्रुव देवी, इनका भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो पत्नी ध्रुव देवी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय इनका भाई था। इनके शासनकाल में शकों का आक्रमण बढ़ गया था। शकों का, शक शासक, तो ये बार बार पराजित होते थे और शक शासक द्वारा इनकी पत्नी का मांग किया जाता था। तो एक दिन चंद्रगुप्त द्वितीय इनके दरबार पर पहुंच गए महिला वेश में और शकों की हत्या, शक शासक की हत्या कर दी। बाद में स्वयं आए और इन्होंने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और सत्ता में बैठ गए, सत्तासीन हो गए। इन्होंने इसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। ठीक है, तो ये गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।